हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एपिक्लिप्टो। फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदिवासी ग्रुप जंगल में एक जानवर का शिकार कर रहा है और काफी देर तक पीछा करने के बाद वो जानवर उनके द्वारा बनाए गए फंदे में फंस जाता है और एक धारदार नुकीला लकड़ी का हथियार आके उस जानवर को मार देता है। इस ग्रुप के सरदार का नाम फ्लिंट स्काई है और उसके बेटे का नाम जगुआर पॉ है। फ्रेंड्स, पॉ ही इस मूवी का हीरो है। आगे हम देखते हैं कि जब वे सब उस जानवर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उन्होंने फील किया कि उनके पास ही जंगल में काफी सारे लोग छुपे हुए हैं और तभी इनके सरदार उन छुपे हुए लोगों को बाहर आने के लिए बोलते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोगों को क्या चाहिए? तब वो जवाब देते हैं कि हम सिर्फ इस जंगल के रास्ते उस पार जाना चाहते हैं। हमारा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अब हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। तब उनका सरदार बोलता है, ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब वे सभी वहाँ से गुजरते हैं। तब हम देखते हैं कि उन सभी के चेहरे पे बहुत डर है। इवन इनमें काफी सारे लोग घायल भी हैं। उनको इस हालत में देखकर पॉ थोड़ा घबरा जाता है और उसके ये जानने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है कि इनके साथ आखिर क्या हुआ था। तभी इनके सरदार यानी पॉ के पिता उन सभी को लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। इनका गांव थोड़ा छोटा है और लोग भी काफी कम है, लेकिन वो सब बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं। अब गाँव में वापस आने के बाद पॉ अपने घर जाता है। पॉ के घर पे उसका बेटा और उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जल्द ही उसकी डिलीवरी होने वाली है। पॉ अपनी वाइफ और फैमिली को बहुत ही प्यार करता है। आगे हम देखते हैं सभी नाच गाना कर रहे हैं और आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पॉ कहीं खोया खोया सा है। वो सुबह मिले उन घायल आदिवासियों के बारे में ही सोच रहा था। अब देखते हैं पॉ रात को नींद में भी उस घायल आदिवासियों को ही देख रहा है। सपने में वो देखता है कि वो घायल आदमी अपने कटे हुए पेट के साथ अपने हाथ में एक मांस का टुकड़ा लेके खड़ा है और पास ही में एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। वो घायल आदमी पॉ को जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, भागो यहाँ से, और तभी उसकी नींद भाग जाती है। और नींद से उठने के बाद वो देखता है कि सच में ही कुत्ता भौंक रहा है। सुबह होने ही वाली थी और गांव के बाकी सारे लोग अभी तक सो रहे थे। अब कुछ देर बाद अचानक उस कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। पॉ ये देखने के लिए बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि काफी सारे अनजान आदिवासियों ने छुप छुप कर उसके गाँव पे हमला कर दिया और सभी घरों में आग लगाना शुरू कर दिया। ये देख के पॉ अपनी वाइफ और बेटे के साथ वहाँ से छिपके निकल आता है और अपने घर के पास बने एक कुएं में एक रस्सी के सहारे धीरे धीरे उन्हें नीचे उतारता है। क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही सावधानी से काम करता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसमें से एक आदिवासी ने पॉ को देख लिया है। वो पॉ को मारने के लिए आता है। उसे अपनी ओर आते देख पॉ रस्सी छोड़ देता है। अब उस आदमी ने जब पॉ के ऊपर हमला किया तो उसने देखा कि पॉ ने अपने बेटे और वाइफ को कुएं में छुपा दिया है। ये बात किसी और को बोलने से पहले ही पॉ उसे मार देता है। अब पॉ अपने गांव वालों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे जाने के लिए मना करती है। तब पॉ बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अब वहाँ से निकलने से पहले वो उस रस्सी को उस कुएं में फेंक देता है और रस्सी का दूसरा सिरा बाहर किसी पेड़ की जड़ से बांध देता है, जिससे किसी भी रीजन से अगर वो वापस नहीं आ पाया तो उसकी वाइफ उस रस्सी के सहारे वहाँ से निकल पाए। इधर बाहर से आए हुए उन अनजान आदिवासियों ने उसके गांव वालों को बंदी बना लिया है। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि एक आदमी उसके पिता को मार रहा है। वो झपट के उस आदमी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी और लोग आके पॉ को पकड़ लेते हैं और अब पॉ की टीम उन अनजान आदिवासियों से हार चुकी है। पॉ अपने पिता की ओर देखते हुए बोलता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। और ये सुन के थोड़ी देर पहले जो आदिवासी पॉ को मार रहा था वो पॉ के सामने ही उसके पिता को गला रेत कर मार देता है और फिर वो एक बड़ी सी लकड़ी से पॉ को मारता है, जिससे पॉ बेहोश हो जाता है। जब पॉ को होश आता है तब वो देखता है उसके गांव के सभी लोगों को वहाँ हाथ पैर बांध के बंदी बना लिया गया है और उसका पूरा गाँव तबाह हो गया है। गाँव के हर घर में आग जल रही है और थोड़ी ही देर पहले हुई इस लड़ाई में कई लोग मारे गए हैं। चारों ओर ये सब देखने के बाद वो इस कुएं की तरफ देखता है कि मेरी वाइफ और बेटा ठीक है ना, और उन अनजान आदिवासियों में से एक पॉ को ऐसा करते हुए नोटिस कर लेता है। वो उस कुएं के पास जाके चेक करने की कोशिश करता है कि वहाँ कोई है कि नहीं, लेकिन पॉ की वाइफ अपने बेटे के साथ एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है, जिससे उस आदमी को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता और पॉ ने जो रस्सी नीचे छोड़ा था वो उसे काट देता है। वे अनजान आदिवासी उन सभी बंदी लोगों को वहाँ से लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन उस गाँव के सभी बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं और वो बच्चे अपने बंदी माँ बाप के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और अब उस कुएं में पॉ की वाइफ और बेटा फंसे हुए हैं। उस कुएं के बाहर गांव वालों के साथ क्या हुआ उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब बिना किसी हेल्प के कुएं से बाहर निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इधर वे आदिवासी इन सभी को बंदी बनाकर जंगल में ले जाते हैं। तब वे लोग उन्हें पिछले दिन जंगल में मिले घायल आदिवासियों को भी अपने साथ देखते हैं। वो भी अब उन्हीं के साथ बंदी थे। अब इन सभी को लेकर जंगल के रास्ते बहुत दूर चलने के बाद एक नदी आती है और उस भयंकर नदी को पार करने के बाद एक पहाड़ का रास्ता आता है। अब घायल अवस्था में इतनी दूर चलने के बाद उन बंदी लोगों में से एक आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है। उसकी अब चलने की भी हालत नहीं थी और ये सब देखने के बाद जिसने पॉ के पिता को मारा था वो उस बीमार आदिवासी को पहाड़ से धक्का मार के गिरा देता है और इस तरह से 2-3 दिन बहुत चलने के बाद फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले रास्ते में उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है। उस गांव में
एक भयंकर बीमारी फैली हुई थी। इस बीमारी से उसकी माँ मर चुकी थी। अब वो बच्ची इनकी ओर बढ़ती है, लेकिन वो आदिवासी एक लकड़ी के टुकड़े से उस लड़की को धक्का मार के दूर भगा देते हैं। तभी वो लड़की उनकी ओर देख के बोलती है, तुम्हें पता है तुम लोग कैसे मरने वाले हो? जल्द ही वो पवित्र समय आने वाला है और तब दिन में अंधेरा होगा और तुम सभी को उस अंधेरे से बच के रहना चाहिए। तब किसी एक आदमी की वजह से तुम सबको मरना पड़ेगा और वो आदमी अभी तुम्हारे ही साथ है। उस बच्ची ने ये सारी बातें उस आदमी को बताई जिसने उन सभी आदिवासियों को बंदी बना के रखा था। कुछ आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को बंदी बनाकर उनसे काम कराया जा रहा है। यहाँ सभी बंदियों से सीमेंट बनवाने का काम करवाया जा रहा है और हर एक बंदी की हालत बहुत ही खराब है। अब उन नए बंदियों को एक गांव के रास्ते से ले जाया जाता है। ये गांव पौ के गांव से काफी मॉडर्न है। इस गांव के लोगों को कपड़ा बनाना आता है, जली हुई मिट्टी से गुड़िया बनाना आता है। इवन ये सभी लोग पक्के मकानों में रहते हैं। अब इस गाँव के रास्ते से और आगे जाने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद सभी बंदियों के बॉडी पे ब्लू कलर का पेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जिन्होंने सभी को बंदी बनाया था उनके सरदार एक आदमी से बात करता है। सरदार उनसे बोलता है कि मुझे इन बंदियों के बदले अब बहुत अच्छी रकम चाहिए। दूसरा आदमी बोलता है कि हर बार की तरह इस बार भी तुमको बहुत अच्छी रकम मिलेगी। इससे हमें ये पता चलता है वे बाहर से लोगों को बंदी बनाकर यहाँ बेच देते हैं। अब हम देखते हैं कि उन बंदियों में से आदमी और औरतों को अलग अलग कर देते हैं और फिर औरतों की बोली लगाई जाती है और आदमियों को आगे की ओर ले जाया जाता है। आगे पहुंच के देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े पिरामिड्स की तरह कई सारे बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स के नीचे जोर जोर से ढोल बजाया जा रहा है और उनके आगे हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। उस बिल्डिंग के ऊपर कई सारे लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है जिससे भगवान को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि उनकी धारणा ये थी कि इस तरह से भगवान को खुश करेंगे तो प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। अब इन नए बंदियों में से एक आदमी को वहाँ लिटाकर उसका गला काट दिया जाता है और इसके बाद बारी आती है पौ की। पौ को जैसे ही वहाँ लिटाकर वार करने वाले थे सूर्य ग्रहण लग जाता है। ये देखकर वहाँ के लोग ये समझते हैं कि भगवान अब खुश हो गए हैं, इसलिए पौ और बाकी सभी बंदियों की बलि रोक दी जाती है। अब इन सभी को पिरामिड के पीछे एक खाली जगह पे ले जाया जाता है। यहाँ लाकर उनको जंगल दिखा के बोला जाता है कि अगर तुम इस खाली जगह को पार करके उस जंगल तक पहुँच जाते हो तो तुम आजाद हो। अब जिन्होंने इन लोगों को बंदी बनाया था उसी ग्रुप के सरदार के बेटे को उस खाली जगह के एक छोर पे जाने को बोल देते हैं और फिर ये लोग इधर से दो दो बंदियों को छोड़ना शुरू करते हैं और जैसे ही ये बंदी खाली जगह से भागते हैं तब पीछे से ये लोग तीर और भाले से उन पर वार कर देते हैं और खाली जगह को पार करने से पहले ही वो मर जाते हैं। अब पौ के साथ एक और बंदी को वहां से छोड़ा जाता है, लेकिन ये दोनों लोग सीधे भागने की जगह जिगजैग पैटर्न में भागते हैं जिससे उन पे निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन पर भी निशाना लग जाता है और तीर लगने के बाद भी पौ किसी तरह से वहां से भाग जाना चाहता है। तभी सरदार का बेटा उसे मारने के लिए आगे आता है और उसी समय पहले दोनों बंदियों में से एक सरदार के बेटे को पैर पकड़कर खींच लेता है। उस आदमी को मारने के बाद सरदार का बेटा जब पौ को मारने जा रहा था तब तक पौ ने अपने ऊपर लगे तीर में से उसका नुकीला हिस्सा तोड़कर अपने हाथ में रख लिया और उस तीर को सरदार के बेटे के गले में घोंपकर वो भाग जाता है। ये देखकर सरदार और बाकी के लोग वहां पर भागकर पहुंचते हैं, लेकिन सरदार के बेटे को किसी भी हालत में बचा नहीं पाते। अब इस मर्डर का बदला लेने के लिए सरदार और उसकी टीम सभी पौ के पीछे भागते हैं। अब क्योंकि पौ घायल था इसलिए वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाता है, तो वो जंगल पहुंचकर वो एक पेड़ पे चढ़कर छुप जाता है और तब तक वो लोग इस जंगल में पहुंचकर पौ को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पौ जिस पेड़ पर छिपा था उस पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। पौ उस पैंथर को देखकर वहां से भागकर कहीं और छुप जाना चाहता है। पौ को भागते देखकर उसमें से एक आदमी पौ के पीछे भागना शुरू कर देता है और पैंथर का शिकार बन जाता है और उसी टीम के बाकी लोग आके उस पैंथर को मार देते हैं। अब ये सब देखने के बाद उसकी टीम के कई लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि आज ही सुबह उस छोटी बच्ची द्वारा किए गए भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होती जा रही थी। लेकिन इनके सरदार बाकी सभी को लेकर फिर से पौ को ढूंढने चल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे दोपहर से रात हो गई और पूरी रात वो पौ का पीछा ही करते रहे। क्योंकि पौ की पूरी बॉडी पे ब्लू पेंट था तो अगले दिन सुबह होने पर एक पेड़ पे उन्हें ब्लू कलर का पेंट दिख जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले पौ यही था। अब उस पेड़ के पास खड़े होने की वजह से वहाँ से एक सांप निकलकर उनमें से एक के गले पर काट लेता है, जिसे देख के बाकियों को ये समझ आ जाता है कि ये अब जल्दी ही मरने वाला है, तो उसे वहाँ छोड़कर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जंगल में बहुत दूर चलने के बाद पौ देखता है कि वहाँ रास्ता खत्म है और आगे एक झरना है और अब इनसे बचने के लिए पौ के पास इस झरने में कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पौ सीधे झरने में कूद जाता है। पौ नहीं जानता है कि नीचे गिरने के बाद वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, लेकिन नीचे गिरने के बाद वो बच जाता है और अब वो अपने जंगल में पहुंच चुका है। और यहाँ पहुंचकर वो ऊपर सबको देखकर बोलता है, ये जंगल मेरा है, यहाँ मेरे पिताजी ने शिकार किया है, मैंने शिकार किया है और मेरा बेटा भी शिकार करेगा। हिम्मत है तो यहाँ आके दिखाओ। ये सुनने के बाद ऊपर उनमें से एक बोलता है कि मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। उसकी बात खत्म होने से पहले ही उनका सरदार उसे मार देता है
और सभी को बोलता है कि हम सभी अब यहाँ से नीचे छलांग मारेंगे। और इसके बाद एक एक करके सभी नीचे कूद जाते हैं। इस तरह से नीचे कूदते समय उसमें से एक पत्थर से टकरा जाता है और सिर पर चोट लगने की वजह से वहीं मर जाता है। उन सभी को वहाँ से नीचे कूदते देखकर पॉ फिर से भागने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक दलदल में गिर जाता है। अब बाकी सब जब जंगल में उसे ढूंढ रहे थे, पॉ एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता उनकी ओर फेंक देता है। अब क्योंकि पॉ के बॉडी पे कीचड़ लगा हुआ था तो मधुमक्खियाँ पॉ को नहीं काटती है। अब पॉ वहाँ से छुपकर जंगल में से एक जहरीला मेंढक ढूंढता है और एक पेड़ से कुछ कांटे तोड़कर उस मेंढक का जहर उसमें लगा देता है। फिर एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर रोल करके एक पाइप बनाता है और फिर उस रोल के एक साइड पे जहरीला कांटा रखकर दूसरी तरफ से जोर से फूंक मार के उन कांटों से दूसरी टीम के एक आदमी को मारना शुरू कर देता है। और अब उन जहरीले कांटों की वजह से धीरे धीरे वो आदमी वहीं पे मर जाता है। अब पॉ उस मरे हुए आदमी से उसका धारदार हथियार लेके उनकी टीम में से एक और आदमी को मार देता है। ये वही आदमी था जिसने पॉ के पिता को मारा था। अब हम देखते हैं कि अचानक बारिश शुरू होती है। ये देख के पॉ को अपनी वाइफ और बेटे की चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दोनों जिस कुएं में हैं वहाँ बहुत ही जल्दी पानी भर जाता है। हम देखते हैं कि कुएं में पॉ की वाइफ और बेटे की हालत बहुत ही खराब है और दोनों बहुत ही डरे हुए हैं। ऊपर से पॉ की वाइफ को लेबर पेन भी शुरू हो गया है। अब उस जंगल से भागते समय सरदार पॉ के सामने आ जाता है और वो पॉ पे एक तीर से वार कर देता है और हाथ में चाकू लेकर पॉ को मारने के लिए आता है। लेकिन पॉ की तरफ आते समय उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और सामने से लकड़ी का एक नुकीला हथियार उसकी बॉडी पे घुस जाता है, जिससे सरदार वहीं पे मर जाता है। ये वही फंदा था जिससे पॉ और उसके साथी जंगल में शिकार करते थे। इधर हम देखते हैं कि कुएं में गले तक पानी भर गया है। पॉ की वाइफ उसी पानी में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अभी भी उस सरदार की टीम के 2 लोग बचे हुए हैं और पॉ का पीछा कर रहे हैं। उनसे छुपते हुए पॉ एक समुद्र के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच के ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े कई सारे जहाज हैं, जिसमें कई सारे अंग्रेज लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इन अंग्रेजों को देखकर वे सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए पॉ वहाँ से भाग जाता है। पॉ वहाँ से भागकर अपनी वाइफ और बच्चे के पास आ जाता है। उन सबको उस कुएं से निकालकर पॉ अपनी वाइफ के साथ जंगल की ओर जाने लगता है। समंदर में उन जहाजों को देखकर पॉ की वाइफ बोलती है, क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए? पॉ बोलता है, नहीं, हमें जंगल में जाना चाहिए। और इसके बाद यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।